काय मी दिसत का नाही बेटा याच्यात? तरी त्यांना फोन लावून देता. चेरी फोन लावून दे बेटा त्यांना लवकर ये. ती उचले. हाँ मैं आ गई हूँ लाइव. आप आ गए हो. मैं आप मैसेज पढ़ो नीचे. आप जी, जी. लोगों ने वगैरह किया हुआ है. हाँ हाँ देखिए जी जी कमेंट देखिए आप. जी जी. आप आ गए हो. ठीक हाँ है. थैंक आप यू. कमेंट देख लीजिए इस बार. हाँ हाँ तो मैं कहानी पाठ शुरू करूँ थोड़ी देर से. उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार. नमस्कार मंजुला जी. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहानी पाठ में भी अवसर देने का. मैं अपनी कहानी पाठ शुरू करती हूँ. मेरी पहली कहानी का शीर्षक है इत्र में भीगी हथेलियाँ. सामने आसमान पर सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था. जल्दी ही सामने वाली इमारत के पीछे छिप गया और फिर अपनी सारी लालिमा को समेटे पता नहीं किस लोक को चला गया कि इस धरा पर अंधकार की छाया डोलने लगी. सूरज डूब गया और पंछी अपनी नीड़ों को लौटने लगे. प्रभास ने एक गहरी सांस ली. बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला श्रीवास्तव जी और पथगामिनी के पटल को भी हार्दिक आभार मुझे आज इस पटल पर कहानी वाचन का अवसर देने के लिए. और जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम. मेरी पहली कहानी का शीर्षक जैसे कि मैंने बताया है इत्र में भीगी हथेलियाँ हैं. तो सामने आसमान पर सूरज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था. जल्दी ही सामने वाली इमारत के पीछे छिप गया और फिर अपनी सारी लालिमा को समेटे पता नहीं किस लोक को चला गया कि इस धरा पर अंधकार की छाया डोलने लगी. सूरज डूब गया और पंछी अपने नीड़ों को लौटने लगे. प्रभास ने एक गहरी सांस ली. उनके दिन का सूरज तो डूबते हुए उस पंछी को भी साथ ही ले गया जिसके कारण उनके नीड़ में चहचहाट रहती थी. धन्यवाद सुरेश तन्मय जी. सारे नीड़ों के पंछी सांझ ढलते ही लौट आते लेकिन उनका जीवन साथी जाने किस देश की ओर उड़ गया कि अपने नीड़ का रास्ता ही भूल गया. जाने कब कैसे बिछुड़ गए वे उससे कि आज अपने आसमान में अचानक अकेले रह गए. जैसे जैसे घोंसले में लौटते पंछियों के कलरव से आसमान मुखर होता जा रहा था वैसे वैसे उनके भीतर का सन्नाटा गहराता जा रहा था. क्यों विधि का ऐसा विधान है कि रोज़ शाम को डूबने वाला सूरज तो हर बार दूसरे दिन सुबह पुनः लौट आता है लेकिन गया हुआ व्यक्ति उस पार से फिर कभी लौट कर नहीं आता. प्रकृति का ऐसा भेदभाव क्यों? वह अपने सूरज को तो फिर से भेज देती है संसार में उजाला करने को लेकिन उनके छोटे से संसार को हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया. प्रभास की आंखें फिर भीग गईं. आंसू बहुत रोकने पर भी बह निकले जिन्हें उन्होंने बड़ी तत्परता से शर्ट की आस्तीन से पोंछ लिया. ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से धीरे से कोई निकल गया. रात में बिस्तर पर लेटते ही सीने में कुछ घुमड़ने लगा. एक दुख भाप बनकर गले में अटका और तब पानी होकर आंखों से बहने लगा. पिछले 4 महीनों में कितना रो चुके हैं वे. भीतर के दुख को आंसुओं में ढाल चुके लेकिन मन का भारीपन है कि कम ही नहीं होता. जो जमा हुआ है
वह जैसे और ठोस होता जा रहा है और उनके सीने की जकड़न बढ़ती ही जा रही है। एक भारी पत्थर सा है जो छाती पर हर समय धरा हुआ महसूस होता है उन्हें। एक सवाल मकरजाल सा घेरे रहता है, क्यों रंजना, क्यों चली गई तुम असमय ही मुझे छोड़कर? बड़ा तो मैं था, जाना तो पहले मुझे चाहिए था, तुम पहले क्यों? यह क्यों दिन रात उनके सामने खड़ा रहता? जानते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो जीवन की बस में इस यात्रा में पहले चढ़ा है वही पहले उतरेगा। इस यात्रा में कौन सा यात्री किस समय किस स्टॉप पर उतर जाए किसे पता होता है। रंजना भी क्या उन्हें छोड़कर जाना चाहती होगी? कभी नहीं। उसे पता था वे उसके बिना किसी हाल में नहीं रह पाएंगे, इस असह्य दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभास तकिए का सहारा लेकर पलंग पर उठंग कर बैठ गए। कितना पैसा जोड़ रखा था उन्होंने रंजना के लिए। हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना पैसा रख दिया है तुम्हारे लिए, स्वाभिमान से रह पाओगी, बच्चों पर भी आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मेरे जाने के बाद जैसे रहती आई हो हमेशा वैसे ही रहना, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और हमेशा रंगीन साड़ियाँ ही पहनना। रंजना ने जैसे उनकी आज्ञा का पालन किया। खूब हरी भरी साड़ी, बिंदी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र सब पहने रही, सब साथ ले गई, बस उन्हें ही उतार कर इस धरा पर छोड़ गई। 78वें बरस की ओर बढ़ते हुए रह गए और 72 साल की उम्र में रंजना चली गई। जिसके होने की सुगंध ने जीवन को सदा सराबोर रखा, वे हथेलियां पुनः एक बार बिछड़ गईं और जीवन एकदम फीका सा उद्देश्यहीन हो गया। दरवाजे पर टंगे पर्दे के पार कोई छाया सी ठिठकी। प्रभास तुरंत दरवाजे की ओर पीठ करके लेट गए, कोई देख न ले कि वे रो रहे हैं। सांस रोक कर वे निश्चल पड़े रहे। मन के संस्कार उन्हें रोने पर लज्जित अनुभव करवाते हैं। पुरुष है ना, पुरुष तो हिम्मत और दृढ़ता का प्रतीक होता है। रोने जैसी कमजोरी अनकहे ही उसके लिए वर्जित है, जबकि भावनात्मक रूप से तो पुरुष स्त्री से भी अधिक कमजोर होता है। स्त्री में अपना दुख प्रदर्शित करने की, सबके सामने रोने की हिम्मत होती है, पुरुष में इतना साहस नहीं होता। साहस, हिम्मत के छद्म पुरुषोचित आवरण ओढ़े वह सबके सामने धैर्य का झूठा प्रदर्शन कर भीतर ही भीतर अपने दर्द में घुलता रहता है। वे भी तो छुप छुप के रोते हैं, कभी अखबार की आड़ में, कभी रात के एकांत में। अगले दिन सुबह वे अखबार पर नजरें गड़ाए बैठे थे। समय काटने के उद्देश्य से आंखों के सामने अखबार लिए वे पिछले आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पंक्ति भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। नाना जी, माँ पूछ रही है नाश्ता दे दूं? नीरा ने आकर पूछा। कितने बज गए? उन्होंने अखबार से आंख उठाते हुए पूछा। 8:15 बज गए, नीरा ने बताया। अच्छा दे दो, उन्होंने उदासीन भाव से कहा। शुभम मेहरोत्रा जी ने लिखा है, बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम अनुराधा पांडे जी, आपको कहानी सुंदर लगी, आपका बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मनोरंजन सहाय जी नमस्कार। आपको उपस्थित देखकर बहुत खुशी हो रही है। नीरा ने उपमा की प्लेट ला दी। वे उपमा गले से नीचे धकेलने लगे। भूख तो आजकल लगती नहीं, खाना खाने का ज़रा भी मन नहीं होता, लेकिन वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए जब कोई चाय का कप पकड़ा देता वे चुपचाप पी लेते। कोई नाश्ता खाना दे देता वे खा लेते। न उन्हें ठंडे गर्म का भान रहता, न स्वाद का। 56 बरस का साथ कैसे एक क्षण में टूट गया। इतना लंबा जीवन, जीवन भर का साथ आज एक स्वप्न की भांति लग रहा है। जीवन के जिस काल में जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उसी आयु में रंजना उन्हें छोड़ गई। भरा पूरा परिवार है उनका, लेकिन आज बस एक रंजना के न रहने से जैसे वे अकेले रह गए, रिश्तों की भीड़ में अकेले। ऐसे ही अकेले में रह गए थे वे, असहाय से अकेले, जब उनकी अम्मा उन्हें छोड़ गई थी। प्रभास ने अपनी हथेलियां देखी। बचपन में वे नींद में डरकर रोने लगते तो 2 हथेलियां तुरंत उन्हें थपक कर आश्वस्त कर देती, उनका सर और पीठ सहला देती। वे अकेली संतान थे,
पिता काम की वजह से घर पर कम ही रहते। जन्म से ही प्रभास बस माँ से ही जुड़े थे। वे अम्मा के प्राण थे और अम्मा उनकी। भले ही कितनी गर्मी हो, उन्हें गोद में लेकर ही अम्मा खाना बना पाती थीं। वे चूल्हे की आंच सह जाते, लेकिन अम्मा से दूरी नहीं। अम्मा की हथेलियों में जाने कौन से इत्र की सुगंध बसी थी, जो उन्हें जीवन की आश्वस्ति सी लगती। वे अम्मा का पल्लू पकड़कर ही सोते। अम्मा का हाथ नींद में भी उन पर रहता और उनकी हथेलियों से झरती सुगंध में वे गहरी नींद में खो जाते। उन हथेलियों की सुगंध उनके जीवन के हर कोने में व्याप्त थी। खाने में स्वाद बनकर, साफ धुले कपड़ों की चमक में, उन्हें पहली बार स्कूल के लिए तैयार करते हुए पहनाए गए यूनिफॉर्म में, बड़े होने पर उनके टेबल पर रखे चाय के प्याले में, करीने से सहेजी उनकी किताबों में तहाकर अलमारी में रखे उनके कपड़ों में उन्हीं हथेलियों की सुगंध बसती थी। रात में वही हथेलियाँ चुपके से उन्हें चादर या रज़ाई ओढ़ा जाती। अम्मा के बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी हथेलियों की सुगंध में ही प्रभास की सांसें चलती थीं। अपना कहने को था ही कौन उनका। अम्मा सर पर या पीठ पर हाथ फेर देती तो वे बड़े से बड़े दुख से भी उबर जाते थे। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि स्त्री पुरुष पर आश्रित होती है। सच तो यह है कि पुरुष जीवन के हर पग पर स्त्री पर आश्रित होता है। वो स्त्री ही तो होती है जो तेल मलकर मांस के लोथ में हड्डियां बनाती है। वो स्त्री ही तो होती है जो अपनी हथेलियों का सहारा दे धरती पर पैर जमाना सिखाती है, अन्न का ग्रास मुंह में देकर पोसती है, हाथ पकड़कर क ख ग सिखाती है। पुरुष हर क्षेत्र में स्त्री पर निर्भर करता है, ममत्व से लेकर सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक संबल के लिए भी। स्त्री की हथेलियों में जीवन का इत्र होता है, जो पुरुष में प्राणों की सुगंध भरता है। इन हथेलियों के बिना तो वो एकदम निष्प्राण है। माना शरीर में अभी भी हृदय धड़क रहा है, फेफड़े हवा अंदर बाहर खींच रहे हैं, लेकिन इन सारी भौतिक क्रियाओं के बीच प्राण कहाँ हैं? जीवन का आनंद कहाँ है? आनंद तो रंजना थी, जीवन का आश्वासन तो रंजना थी। चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की, वे मन की दिन भर की हर बात सहज मन से अम्मा को बताते थे। उनका मन अम्मा के लिए दर्पण जैसा था, जिसमें झांककर अम्मा सब कुछ देख सकती थी। पिता के गुजर जाने पर भी अम्मा की हथेलियों का साया उनके सर पर था और उन्होंने मजबूती से उन्हें थाम कर रखा था। जब अम्मा उन्हें छोड़कर जाने लगी तो उन्हें लगा कि उनकी ही देह से प्राण निकल रहे हों। असह्य था वो दुख, दारुण थी वो वेदना। कैसे जी पाऊंगा अम्मा तुम्हारे बिना? वे बच्चे की भांति बिलखते रहे। जा कहाँ रहे हैं बिटवा? अम्मा भला तुम्हें कभी छोड़कर जा सकती हैं? देह भले छूट रही है, हमारे प्राण तो सदा तुम में ही बसे रहेंगे। अम्मा ने रंजना की हथेली उनके हाथ में थमा दी। अब यही तुम्हारी सुख दुख की साथी है बिटवा, आगे की यात्रा अब इसके साथ ही करना। और उसके बाद जीवन में अम्मा के हाथों में बसा इत्र जैसे रंजना की हथेलियों में बस गया और वे उसकी सुगंध में धीरे धीरे आश्वस्त होते गए। रंजना की हथेलियों ने अम्मा की संपूर्ण धरोहर को उसी स्नेह, उसी अपनेपन के साथ सहेज लिया था। घर को, गृहस्थी को और उन्हें भी। बच्चों की बढ़ती जिम्मेदारियों, घर, परिवार, दूर पास के नाते रिश्ते, सभी कुछ संवारने में रंजना की हथेलियाँ भी उतनी ही कुशल थीं जितनी कि अम्मा की। ऐसा लगता था अम्मा अपने हाथों की सारी सुगंध रंजना को सौंप गई है। पूरे 56 बरस तक रंजना आत्मा रूप में उनके हृदय में बसी रही। लेकिन अचानक बहुत खाली से हो आए थे वे। अम्मा उन्हें रंजना को सौंप गई थी, लेकिन रंजना उन्हें एकदम अकेला कर गई, निस्सहाय। अम्मा के बाद वे अपने मन की हर बात रंजना से साझा करते। दिन भर नौकरी में क्या हुआ, कौन मिला, किसने क्या कहा, दफ्तर की राजनीति, एक एक क्षण वे रंजना के साथ बांटते। अब किससे मन बांटे वे? जीवन का, मन का साझेदार तो चला गया हमेशा के लिए। प्रभास ने विकल होकर अपनी हथेलियां मली। रंजना थी तो उनका एक स्थायी ठौर था, एक घर था। उसके जाते ही वे जैसे घर होते हुए भी बेघर हो गए। अब उस मकान की बेजान दीवारें उन्हें काटने को दौड़ती। चप्पे चप्पे में बसी यादें रात दिन उन्हें व्याकुल करती रहती। जैसे तैसे उन्होंने लोकलाज और विधियों के संपन्न होने तक खुद को उस घर में रोके रखा। फिर बेटी उन्हें अपने घर में ले आई।
हालांकि उसी शहर में होने के कारण कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन तो वही था। वेदना तो यहाँ भी साथ ही चली आई है। तब भी जीवन के शेष दिन व्यतीत तो करने ही हैं। कभी बेटी के यहाँ चले जाते हैं, कभी घर आ जाते हैं। वहाँ सुमन है, उनकी बहू, जो उनका बहुत ध्यान रखती है। ठीक समय पर नाश्ता, खाना, चाय। यहाँ बेटी भी वही सब करती है। तब भी प्राण विकल रहते हैं, जैसे श्वास के अभाव में बस दिन काट रहे हैं वे। प्रभास को बेटी के यहाँ आए महीना भर हो गया। बेटी भरकस उनके आसपास ही बनी रहती। कभी सब्जी बीनने सामने आ बैठती, कभी कपड़े तहाने, तो कभी कोई और काम करने। वो रसोई घर में चली जाती तो नीरा आ बैठती। बेटी पूरा प्रयत्न कर रही थी उनका दुख हल्का करने का। वे भी बेटी के सामने कभी कभी दुख कह देते और किसी से कह नहीं पाते थे। बेटी ही थी जो धैर्य से उनको सुनती, भीगी आंखों में आंसुओं को रोककर उन्हें सांत्वना देती। वे बार बार एक ही बात कहते, तब भी बेटी पूरे ध्यान से सुनती, उनकी व्याकुलता को आदर देती। लेकिन वे जिस सुगंध के संरक्षण, मानसिक निर्भरता के आदी हो चुके थे, उसके लिए सतत व्याकुल बने रहते। अक्टूबर की शामें अब हल्की सी ठंडी रहने लगी थी। प्रभास को ठंड ज़्यादा ही लगती थी। कल रात भी देर तक जागने के बाद जब उन्हें झपकी लगी तो हल्की सी ठंड का एहसास हो रहा था। फिर पता नहीं कब उन्हें नींद लग गई। सुबह जब जागे तब चादर के ऊपर उनके पैरों पर एक कंबल भी ओढ़ाया हुआ था। दोपहर में नींद तो नहीं आती, मगर वे कमरे में जाकर लेटे रहते हैं आंखें बंद करके, घंटा 2 घंटे, ताकि बेटी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। सुबह जल्दी उठकर जो काम में लगती है तो दामाद के आने तक देर रात हो जाती है उसे काम समेटने में। आज भी वे कमरे में आकर लेट गए। कंबल ओढ़कर लेटे रहना अच्छा लग रहा था। 5 बजे बाहर आए तो नीरा सोफे पर बैठकर ही पढ़ रही थी। चाय बना दूं नाना जी? नीरा ने किताब बंद करते हुए पूछा। माँ उठ जाए तो साथ ही बना देना। उन्हें लगा बेटी सो रही होगी। माँ तो दोपहर से ही बाहर गई है, नीरा ने बताया। कहाँ गई हैं? पता नहीं, कह रही थी नाना जी उठ जाए तो चाय बना देना। नीरा चाय बनाने चली गई। प्रभास बालकनी में आकर हल्की धूप में बैठ गए। नीरा चाय दे गई। बेटी नहीं है तो घर में अजीब सन्नाटा लग रहा था। वो होती है तो उनसे बातें करती रहती है या नीरा से बोलती रहती है। घर में कुछ आवाज़ें तो तैरती रहती हैं। कहाँ गई होगी? क्या काम पड़ गया होगा? वे देर तक बालकनी में बैठे बाहर की चहल पहल को देखते हुए अपने भीतर के सन्नाटे को, एकाकीपन को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। सूरज ढल गया था। हवा में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। वे भीतर जाने का सोच रहे थे कल घर वापस चले जाएं। सारे स्वेटर, गर्म कपड़े वही हैं। कल से नवंबर लग जाएगा तो दिन पर दिन ठंड अब बढ़ती ही जाएगी। उठने को हुए ही थे कि तभी कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर चौंक गए। बेटी पता नहीं कब लौट आई थी। उनके कंधों पर स्वेटर रखते हुए कह रही थी, हल्की ठंडक पड़ने लगी है ना, आपके स्वेटर शॉल ले आई हूँ। स्वेटर पहन लीजिए और अंदर आ जाइए। अब धूप ढलने पर हवा ठंडी होने लगी है। स्वेटर पहनते हुए प्रभास की आंखें भीग आईं। रंजना की याद में नहीं, बस यूं ही। कुछ देर बाद वे कमरे में गए तो बेटी बैग में से उनके गर्म कपड़े निकालकर अलमारी में रख रही थी। ऊपर वाले खाने में पूरी बाँह और आधी बाँह वाले स्वेटर हैं। नीचे वाले खाने में पजामे और गम बनियानें रखी हैं। इधर शॉल है, इस ड्रॉवर में मफलर और इसमें मोज़े। बेटी बता रही थी और कपड़े तहाकर रखती जा रही थी। अचानक उन्हें लगा एक चिर परिचित सुगंध उनके आसपास फैल गई है। इत्र से भीगी हथेलियों की सुगंध। वो सुगंध जो अम्मा रंजना की हथेलियों को दे गई थी, क्या रंजना रेवती को दे गई है? या हर स्त्री कोख में रहते ही अपनी बेटी की हथेलियों में वह सुगंध भर देती है? ममत्व की सुगंध, साथ के आश्वासन की सुगंध, सबकी परवाह की सुगंध। स्त्री जन्मतः माँ होती है और पुरुष माँ, पत्नी, बहन अथवा बेटी के रूप में इसी माँ की हथेलियों में बसी सुगंध पर भावनात्मक रूप से जन्म भर आश्रित होता है। हर स्त्री की हथेलियाँ जीवन की सुगंध से भरे इत्र में भीगी होती हैं। अम्मा की भी, रंजना की भी और रेवती की भी। पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री अपनी हथेलियों की सुगंध को आने वाली पीढ़ी की स्त्री को सौंप देती है और हर पीढ़ी की स्त्री के पास होती है पुरुष को संबल देती इत्र में भीगी हथेलियाँ। धन्यवाद।
धन्यवाद मंजुला जी, धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी, धन्यवाद शबनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं अपनी दूसरी कहानी प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद आपका भी शबनम जी। दूसरी कहानी है मेरी, उसका शीर्षक है शहर भीतर गांव, गांव भीतर शहर। 8 बजते बजते सुमित्रा का हृदय व्याकुल होने लगा। काम पर जाना है। शाम से ही बुखार हो आया था उसे, रात तक बढ़ गया। धन्यवाद कुमकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 बजते बजते सुमित्रा का हृदय व्याकुल होने लगा। काम पर जाना है। शाम से ही बुखार हो आया था उसे, रात तक बढ़ गया था। रोटी भी बड़ी लड़की ने ही बनाई थी कल। आज भी बड़की बेटी को उसने बोल दिया था स्कूल से छुट्टी लेने को। बड़की सुमित्रा की खाट के पास बैठी आलू गिलकी काट रही थी। वो तो अच्छा है घर में गैस चूल्हा आ गया है, वरना लड़की बेचारी को लकड़ियां फूंकनी पड़ती। सुमित्रा को बेटी पर दया आ गई। 14 साल की तो हुई है अभी और खाना बनाना पड़ रहा है। हालांकि आसपास की उसकी उम्र की अधिकांश लड़कियां न सिर्फ घर का काम करती हैं, बल्कि आसपास की कॉलोनियों के 2-4 घरों में बर्तन झाड़ू पोंछा भी करती हैं। लेकिन सुमित्रा अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहती है। मजबूरी में ही कभी उसे स्कूल की छुट्टी करने देती है। 9 बजे तक बड़की ने सब्जी रोटी बना ली थी। सुमित्रा ने साड़ी के पल्ले से माथे का पसीना पोंछा और उठकर बैठ गई। बदन की तमाम हड्डियां दर्द कर रही थीं। उसने बेटी को चाय बनाने को कहा और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। बाल लपेटकर जूड़ा कस लिया। कहाँ चल दी उठकर? बेटी ने चाय का कप थमाते हुए पूछा। काम पर। रोटी के डिब्बे से 2 रोटियां निकालकर चाय के साथ खाते हुए सुमित्रा ने जवाब दिया। बुखार में पड़ी है, क्यों जा रही है? आज छुट्टी कर, कल चली जाना। बुखार बढ़ गया तो? बेटी ने हाथ छूकर कहा। एक घर का काम करके ही आ जाऊंगी, बाकी घरों में नहीं जा रही। सुमित्रा ने फिर पल्ले से चेहरा पोंछते हुए कहा। पता नहीं तेरी ऐसी कौन सी मैडम है यह कि एक दिन के लिए भी तुझे छुट्टी नहीं देती। महीने की 2-3 छुट्टियां तो सभी देते हैं, बड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठना ठीक से, मैं घंटे भर में ही आ जाऊंगी। कहती हुई सुमित्रा घर से बाहर निकल गई। भोपाल के आसपास बसे गांवों में से ही एक गांव था यह जाटखेड़ी, जो अब गांव न रहकर भोपाल शहर का ही एक हिस्सा बन गया है। जाटखेड़ी अपनी मूल पहचान और अस्तित्व खोकर भोपाल शहर के पते के अंदर एक नगर के रूप में रह गया है, बहुत से दूसरे गांवों की तरह। तेजी से बढ़ते शहरीकरण में शहर सुरसा की तरह अपने आसपास के गांवों को निगलते जा रहे हैं, या फिर खेतों को निगल रहे हैं। गांव छोड़ भी दें तो चारों तरफ की खाली ज़मीन या खेतों पर अपने पैर फैलाते जा रहे हैं। शहर का हिस्सा जब मकानों से खचाखच भर गया और उसमें अब और मकान बनने की गुंजाइश नहीं बची, तो उसकी लपलपाती जीभ ने धीरे धीरे एक एक करके गांव के खेत खलिहानों को उदरस्त करना प्रारंभ कर दिया। फिर विकास के नाम पर नई बनी कॉलोनियों तक पहुंचने के लिए कईयों के खेतों के बीच से होकर सड़कें भी बन गईं। खेत 2 हिस्सों में बंट गए। कई कॉलोनियों तक पहुंचने के लिए खेतों में से होकर जाना पड़ता। तब किसानों पर बिल्डरों के कई तरह से आड़े तिरछे दबाव पड़ना शुरू हो गए। तब कई किसानों को मजबूरी में अपने खेत खलिहान भूमाफियाओं को बेचने पड़ गए थे, और अब बेरोजगार और बेकार होकर किसान उन्हीं कॉलोनियों में मजदूरी कर रहे हैं और उनकी औरतें और लड़कियां अपने ही खेतों पर बने आलीशान मकानों में झाड़ू पोंछा करने और बर्तन मांजने जाती हैं। गांव अपने भीतर उग आए शहर को कभी कौतूहल से, कभी डर से, तो कभी एक बेबस तिलमिलाहट से देखते हैं, और शहर अपने भीतर बचे रह गए गांव को हिकारत से देखते हैं और सोचते हैं कि यह क्यों बचा रह गया। ठीक वैसे ही जैसे अफसर बनने के बाद बेटा अपनी अनपढ़ गंवार माँ को है दृष्टि से देखता है। चमचमाती पौश कॉलोनियों के इर्द गिर्द बचे रह गए ये पिछड़े गरीब गांव वैसे ही लगते हैं जैसे लाल बत्ती पर रुकी हुई महंगी कार के आसपास
नाक बहाते मैले कुचले बच्चों का झुंड आ खड़ा होता है। बड़ी बड़ी कारों में सवार अपने काम धंधों पर जाते लोग गांव के इन हिस्सों पर नज़र डालकर मुंह बनाते कि ये पता नहीं यहाँ कब तक रहेंगे। गांव में बलात् घुस आया शहर कभी सोच ही नहीं पाता कि बिन बुलाया मेहमान तो वो खुद है, गांव तो अपनी जगह पर है। 2 गलियां पार करके सुमित्रा गांव से, जिसे अब बस्ती कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, बाहर निकल आई। सकरी सड़क के दाईं ओर 8 फुट ऊंची दीवार थी। उस दीवार के उस पार बहुत बड़ी कॉलोनी, लगभग 1000-1200 घरों की। सुमित्रा की जान पहचान की बहुत सी औरतें उधर के घरों में काम करने जाती हैं। बस्ती के लड़के काम धंधों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अपनी ज़मीन के मालिक अब उन्हीं ज़मीनों पर बने बंगले वालों के यहाँ ड्राइवर का काम करते या उनके कुत्ते घुमाते या उनकी फैक्ट्रियों या दुकानों पर काम करते। किसान अब अन्नदाता के पद से नीचे उतरकर मजदूर की श्रेणी में आ गए थे। बड़ी मुख्य सड़क पर लगी हुई सारी ज़मीन शंभूनाथ की थी। टुकड़ा टुकड़ा बिकते हुए शंभूनाथ ने खाद पकड़ ली और उसका बेटा सुबह 7 बजे एक बंगले के कुत्तों को घुमाता है, 3 बंगलों की कारें धोता है और 10 बजे उन्हीं में से एक घर के मालिक की फैक्ट्री में चपरासी की नौकरी करता है। कुछ ही दूरी पर बाईं और बहुत बड़ा कॉलेज था और उसी कॉलेज के सामने की ओर स्वर्ण नगरी थी। सुना है यह कॉलोनी आसपास के इसी शहर नहीं वरन आसपास के कई शहरों में सबसे सुंदर और भव्य थी, तभी इसका नाम स्वर्ण नगरी रखा गया है। सुमित्रा को हंसी आ गई। कुछ ही फरलांग की दूरी पर जाटखेड़ी की बस्ती है और उसी जाटखेड़ी के एक हिस्से पर यह भव्य स्वर्ण नगरी है। जमीन के एक ही हिस्से पर विपन्नता और संपन्नता का ऐसा अनूठा विद्रूप हास्यास्पद संगम दुनिया के शायद किसी अन्य हिस्से में देखने को नहीं मिलेगा। एक गहरी सांस भरकर सुमित्रा ने कदमों को क्षण भर के लिए विश्राम दिया। पल्ले से तपे हुए चेहरे पर आया पसीना पहुंचा और फिर आगे बढ़ गई। कॉलोनी के भव्य गेट पर 4 गार्ड खड़े थे। उनमें से एक मंगल था, सुमित्रा का पति। सुमित्रा ने क्षण भर रुककर साथ लाया डिब्बा मंगल को थमाया। आज मंगल की ड्यूटी सुबह की है। बारी बारी से 3 पारियों में ड्यूटी चलती है। मंगल ने आश्चर्य से सुमित्रा को देखा। बुखार में तपी हुई पड़ी थी, काहे आई है आज काम पे, आराम करती ना घर पर। जवाब में सुमित्रा ने तपे हुए चेहरे की जलती हुई आंखें देखकर आगे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ मंगल को। सुमित्रा आगे बढ़ गई। गेट से अंदर कदम रखते ही तलवों पर सरसराहट सी हुई। एक ऊर्जा तलवों से होती हुई सीमेंट के ब्लॉक्स को पार करती हुई नीचे की मिट्टी तक गई और प्रत्युत्तर में एक ऊर्जा मिट्टी से उठकर तलवों तक चली आई। 2 और 3 मंजिला आलीशान और भव्य बंगलों की यह कॉलोनी सुमित्रा के खेतों पर ही बनी है। चारों ओर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध यह कॉलोनी, क्या कभी कोई जान पाएगा कि सुमित्रा का उसके साथ कितना गहरा नाता है। यहाँ आते ही सुमित्रा के फेफड़ों में एक ताजगी भर जाती है। हवा भी पहचानी हुई अपनी सी लगती है। इसी मिट्टी में जन्मी सुमित्रा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। माँ की गोद के बाद इसी मिट्टी ने इसे पाला, अन्न दिया उसे। बाबा ने उसकी शादी मंगलू से इसलिए की कि वह घर जमाई बनकर उनके खेत पर ही रहेगा और खेती की देखभाल भी करेगा। लेकिन बाबा ने मंगलू के कंधों पर 5-5 बहनों की जिम्मेदारी नहीं देखी थी। सुमित्रा की गृहस्थी भी यहीं प्रारंभ हुई। 2 बच्चे भी यहीं हुए। बाबा भी जल्दी ही चल बसे थे। बाबा थे तो खेती की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा रखी थी। मंगलू तो बस उनका कहा काम कर देता। उसमें स्वयं की अधिक विवेक बुद्धि नहीं थी। तभी बहनों के ब्याह और बाद के खर्चों में टुकड़ा टुकड़ा खेत बिकते रहे। कुछ कर्ज चुकाने में बिक गए। सामने आम का बगीचा था। सुमित्रा ने आम के बूढ़े पेड़ों को मन ही मन शीश नवाया। इनमें से अधिकांश पेड़ उसके बाबा के लगाए हुए थे। गनीमत है बिल्डर ने इन्हें काटा नहीं, वही बच्चों के खेलने का पार्क बना दिया। इन्हीं पेड़ों के नीचे बचपन में वह खेलती थी, झूला झूलती थी। गाय, बैल और अन्य जानवर सानी पानी करते, दोपहर भर विश्राम करते। कटी फसल सहेजी जाती। बाबा पत्थर का चूल्हा बनाते और अनाज की ताज़ी बालियां भून कर खिलाते। आज भी वो सारा समृद्ध दृश्य साकार होकर आंखों के सामने दिखाई देता है। मोती और भूरा बैल,
राजुड़ी और श्यामा गायें और उनके कुलांचे भरते बछिया बछड़े, कल्लो भैंस और उसका मुस्टंडा पाड़ा, भूरी बिल्ली और कालू कुत्ता, कहाँ चले गए सब? सुमित्रा की छाती में कुछ अटक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, पैर वहीं पर जम गए। आखिरी बहन की लालची ससुराल की भेंट चढ़ गया खेत का यह हिस्सा भी। अपनी ज़मीन और ढोरों की स्नेहमयी और आत्मसम्मानी मालकिन आज काम वाली बाई सुमित्रा बाई बनकर रह गई। जिस ज़मीन ने अन्न की लहलहाती सुनहली फसलें उपजाई थीं, जिसने हमेशा बीज को पोषण देकर अंकुरित किया और जड़ को थामे रखकर फसल को झूमने दिया, उसी ज़मीन की छाती में लोहे के सरिये उतार कर पत्थर भर दिए गए और मकानों की नींव तले बंजर कर दिया गया। कितना रोई थी सुमित्रा उस दिन जब पहले मकान की नींव खुदकर लोहे के बड़े बड़े सरिये उतरते देखे थे उसने ज़मीन में। तब से अब तक लगता है उसकी खुद की छाती में भी लोहे के सरिये उतर गए हैं और हर समय चुभते रहते हैं। जहाँ सुमित्रा कोठियाँ भर भर कर अनाज सहेजती थी, वहीं उसने तगारी भर भर कर ईंट गारा रेत ढोया। अनाज के सुनहले दानों में डूबी रहने वाली उंगलियां सीमेंट की ठंडी कठोरता में उलझकर रूखी और भद्दी हो गईं। जब मकान सारे बन गए तब मजदूर से मंगलू गार्ड बन गया और वह बन गई सुमित्रा बाई। अपनी ज़मीन की रक्षा तो कर नहीं सका मंगलू, पर इस कॉलोनी के गार्ड की ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाता है। मंगलू के प्रति एक गुस्सा, एक चीड़, संताप, दया का मिला जुला भाव तैर गया मन में। अपनी सोच में डूबी वह कब 28 नंबर बंगले पर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। नज़र भर बंगले को देखकर वह अंदर चली आई। जब से यह घर बना है उसने किसी को भी यहाँ काम नहीं करने दिया है। शुरू से वही करती आई है बिन नागा। आज भी मालकिन उसे देखते ही आश्चर्य में आ गई। बुखार में भी चली आई इतनी दूर, छुट्टी कर लेती। लेकिन एक फीकी मुस्कुराहट के साथ सुमित्रा झाड़ू उठा लाई और घर झाड़ने लगी। जहाँ पर इस घर की बैठक है वहाँ सुमित्रा का आंगन होता था। सामने बेर, अमरूद के पेड़ लगे थे। कालू कुत्ता और भूरी बिल्ली सुबह अलसाए से वहीं पसरे रहते। इस कोने में चमेली की झाड़ी थी, वहाँ मोगरा, यहाँ बीच में तुलसी जी का चौरा। और झाड़ू लगाती सुमित्रा का शीश आज भी झुक जाता है उस जगह पर। जहाँ इस घर का नीचे वाला कमरा है वहाँ सुमित्रा की रसोई थी। खाने वाले कमरे में सुमित्रा बिछौना करती थी। सुमित्रा का अपना घर, उसके घर पर ही बना है यह भव्य बंगला। घर भले ही न रहा, लेकिन यह जगह आज भी उसकी आत्मा को अपनी ओर खींचती है। यहाँ बाबा बचपन में झूला झुलाते थे, माई यहाँ चूल्हे पर खाना बनाती थी। इधर की दीवार पर भगवान जी का कैलेंडर लगा था। यहाँ लकड़ी के फट्टे पर माई के चमचम करते बर्तन जमे रहते। इधर लगे आईने में माई की नज़र बचाकर वह चुपके चुपके खुद को देखा करती थी। तभी वह रोज़ दौड़ी चली आती है बुखार में भी, अपने घर की आत्मा को मिलने, उसे बुहारने और अपने पाप का प्रायश्चित करने, क्षमा मांगने उसे न बचा पाने की। काम करते हुए जीती रहती, दोहराती रहती है पुरानी यादों को। मालकिन की आंख बचाकर सिर टेक लेती है उस भूमि पर। भले ही बीच में महंगी टाइल्स आ गई हैं तो क्या हुआ, प्रणाम माटी तक तो ज़रूर पहुंच जाएगा। और पोछा लगाते हुए सुमित्रा की आंख से 2 आंसू टपककर पोछे के पानी में घुल गए। ये शहर मुआ, मेरा गांव, मेरा खेत, मेरा घर सब लील गया। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई। सुरेश ने लिखा है, वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या गांवों को अतिक्रमित करते शहरीकरण। जी बिल्कुल सच बात है। ये हम अपने आसपास देखते हैं तो यही देखते हैं कि शहरों के बीच बीच में इतने गांव हैं, लेकिन हम गलती कर जाते हैं कि शहरों के बीच बीच में गांव नहीं है, असल में शहर ही गांवों के बीच बीच में बढ़ता चला जा रहा है। और जो गांवों की मूल आत्मा है, जो उनकी मूल संस्कृति है, कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरीके से खो गई है। और जो अपने खेतों और ज़मीनों के मालिक थे वो आज हमारे घरों में या बंगलों में सब दूर मज़दूर बनकर या झाड़ू पोछा करके या बाइयाँ बनकर रह रहे हैं। पूनम मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मंजू कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कहानी अच्छी लगी। डॉक्टर LB तिवारी जी, माटी का दर्द, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामी शरण श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आदरणीय कुमकुम गुप्ता जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप मेरी कहानियाँ सुन रही हैं और आप यहाँ उपस्थित हैं। आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। अभी समय है तो मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। ऐसी ही थोड़ी सी गांव से और अपनी गांव की ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। शबनम जी, आपकी आंखों, आपने बहुत सुंदर ढंग से सुनाया, पूरा दृश्य आंखों के सामने प्रस्तुत कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम जी, बेजार अहमदाबादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार आपको। नीति झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर LB तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी का बहुत हार्दिक आभार। कहानी आप लोगों ने इतने मनोयोग से और इतने ध्यान से आप कहानी सुन रहे हैं और निरंतर अपनी टिप्पणियों से मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी को हार्दिक आभार, धन्यवाद। जी मंजुला जी, 9 बजे तक का समय है। मैं एक अगली कहानी अपनी प्रस्तुत करती हूँ। अगली कहानी भी कुछ इसी तरह से गांव और गांव की आत्मा से जुड़ी हुई है। आशा है आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है नीम की निबौरी। दोपहर को ज़रा आंख झपकी ही थी कि नीम के दरवाजे पर आ धमकी। पूछने पर कहने लगी, कुछ चाहिए बुआ सा? मेरा मना करने के बाद भी धप्प से आकर पलंग के पैताने बैठ गई और मेरे पांव दबाने लगी। अल सुबह से उड़ती फिरती है ये लड़की। 4 ही दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए को और इसने जन्मों के स्नेह में बांध लिया मुझे। सूरज उगने से पहले उठकर जो काम में लगती है तो देर रात तक इसके पांव नहीं रुकते। उस व्यस्त दिनचर्या में से भी मेरे लिए न जाने कहाँ से समय जुटा लेती है और 15 चक्कर लगा जाती है। कभी कपड़े तहा कर दे जाएगी, कभी बालों में तेल डालने की जिद करेगी और अब कुछ नहीं तो पाँव ही दबाने आकर बैठ गई। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। खिड़की के ठीक बाहर नीम का घना पेड़ लगा था। वहीं से हरियल ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और मैं नींद की खुमारी में डूब रही थी। उस पर पैर दबने का सुख, सच यहाँ कितना सुकून है। आम लोगों की ढेर भीड़ में भी अपने बारे में सोचने का समय मिल जाता है। एक शांति सी रहती है जीवन में। लेकिन वहाँ शहर में सन्नाटे भरे घर में भी जैसे खुद से मिले हुए बरसों हो गए थे। अजीब व्यस्तता दिमाग को घेरे रहती है। रुम्पी के 9वीं से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश तक के ये वर्ष इतने तनाव में कटे कि लगा जैसे प्रवेश परीक्षा उसे नहीं मुझे ही देनी है। और अब जब उसे प्रवेश मिले 2 वर्ष हो गए तो वह कॉलेज, पढ़ाई, दोस्तों में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं अचानक ही खाली सी और अपने आप को अनुपयोगी सी लगने लगी। एक अवसाद सा घिर आया मन में। तब अविनाश ने ही कहा कि 5-6 सालों से कहीं गई नहीं हो, भाई के यहाँ हो आओ। वैसे भी कब से बुला रहा है। 4-6 कहानियों के प्लॉट मिल जाएंगे तुम्हें तो डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। और मैं चली आई यहाँ गांव में भाई के पास। पुराने ज़माने की जमींदारी वाली प्रथा तो रही नहीं, लेकिन खूब मान सम्मान है भाई का। गांव हिंदी फिल्मों की तरह सुंदर तो नहीं, लेकिन आँखों को एक सुकून भरी ठंडक अवश्य देता है। यही सब सोचते हुए कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो सामने नीम की चाय का कप लिए खड़ी थी। उसे चाय बाहर ही ले जाने को कहा और मैं भी बालों को हाथ से ठीक ठाक करती बाहर आ गई। भाभी बाहर वाले कमरे में ही थी। नींद अच्छे से हुई कि नहीं? भाभी ने स्नेह से पूछा। खूब सोई आज तो। ऐसा लगा जाने कितने बरसों की नींद आंखों में भरी थी। मैं भी चाय का कप लेकर उनके पास ही बैठ गई। रात का खाना खेत पर रखा है, वहीं दाल बाटी बनेगी और बैंगन का भरता। बाटी वही उपलों वाली, तुम्हें पसंद है ना? भाभी चाय का घूंट भरते हुए बोली। पसंद? मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं बोली, शहर में तो बरसों हो गए उपले देखे हुए भी, उस पर सिकी बाटी खाने की बात तो बहुत दूर है। भाभी मुस्कुरा दी। मैं देख रही थी दिन भर गांव वालों का आना जाना, खेत खलिहान के कामों में व्यस्त भैया का वक्त बेवक्त
किसी को भी अचानक खाने पर ले आना, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। और भाभी कितनी शांति से 15 मिनट में ही अतिथियों के भोजन का प्रबंध कर देती। कोई चिढ़ नहीं, कोई तनाव नहीं, आराम में खलल की झल्लाहट नहीं, सहज सरल मुस्कुराहट के साथ सब सज जाता। और उतनी व्यस्तताओं के बीच भी किसी न किसी पुस्तक का पठन मनन चलता रहता। चादरों तकिए की लिहाफों पर कढ़ाई होती रहती, अचार बढ़िया पापड़ सब बन जाता। अभाव के बीच ही शायद प्राप्ति का सबसे अधिक सुख मिलता है, और भाभी इस अलभ्य सुख का मूल्य बहुत अच्छे से समझती है। तभी वह हाथ आए फुर्सत के एक क्षण को भी मूल्यवान रत्न की तरह सहज लेती है, व्यर्थ नहीं जाने देती। वरना शहरों में तो मैंने औरतों को अक्सर ही घंटों टीवी के सामने बैठकर समय की कमी का रोना रोते देखा है। शाम के धुंधलके में ही हम खेतों की ओर निकल गए। घर से 2-2.5 किलोमीटर ही तो था, तो पैदल ही चल दिए। मैं और भाभी, और साथ में निमकी तो थी ही। आकाश में पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों को लौट रहे थे, तो धरती पर गाय ढोर अपने घरों के से उठता चूल्हे का धुआं, ढोरों के खुरों से उड़ती धूल और मंदिरों से आती अगरबत्ती की सुगंध, सच आत्मा तक विभोर हो गई। उस पर डूबते सूर्य की लालिमा का भीतर तक उतर जाने वाला सौंदर्य। मेरी तो आंखें भी नहीं झपक रही थीं कि पलक के झपकने से कहीं सौंदर्य का तिलस्म न टूट जाए। भाभी जितनी मितभाषी थी, निमकी उतनी ही बड़बोली। क्षण भर को भी उसकी जीभ ने विराम नहीं पाया। हर घर, गली, व्यक्ति, यहाँ तक कि गाय, ढोरों, पेड़ पौधों तक की कहानियाँ उसे पता थीं। सामने आते ही शुरू हो जाती। यह घर है ना बुआ जी, शंभू पंडित जी का है, बहुत अच्छे वैद्य हैं, नाड़ी छूते ही बीमारी पकड़ लेते हैं और ऐसी दवाई देते हैं ना कि तब तक सामने कोई गाय, बैल या भैंस आ जाती और निमकी की कहानी का पात्र बदल जाता और उसकी कहानी शुरू हो जाती। खेत पर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। बीच में भाभी ने कहा भी था, तू थकती नहीं क्या रे? तब क्षण भर को उसने अपने मुंह को विराम दिया और फिर सामने मंदिर पड़ने पर उसका मंदिर की महिमा पुराण प्रारंभ हो गया। बावड़ी तक पहुंचने के रास्ते पर दोनों ओर चंदन, पलाश के वृक्ष और बेर की झाड़ियां लगी थीं। पलाश के लाल नारंगी फूल डूबते सूरज की नारंगी आभा ओढ़कर और सुर्ख हो रहे थे। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, दानों से भरी बालियां लहरा रही थीं। जहां तक नजर जाती एक मोटा सा हरा गलीचा बिछा हुआ नजर आ रहा था। बावड़ी के पास ही 4 कमरों का 2 तल्ला मकान बना हुआ था, जहां खेत की रखवाली करने वाले का परिवार रहता। भूरेलाल ने देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी बहुएं बाटी सेकने की तैयारी के लिए उपले ठीक कर रही थीं। एक तरफ भूरेलाल ने खटिया बिछा दी, हम उस पर बैठ गए। तब तक नीम की पास की झाड़ी से ढेर सारे बेर तोड़कर ले आई और मेरी गोद में डाल दिए। लो बुआ जी, ताज़े बेर खाओ। और खुद भी अंजूरी भर बेर लेकर वहीं ज़मीन पर पैर फैलाकर बैठ गई और बड़ा स्वाद लेकर बेर कुतरने लगी। उसके चेहरे पर संतुष्टि का एक ऐसा गहन भाव था कि मैं अपलक उसे देखती रह गई। अनायास ही रुम्पी की याद आ गई। महंगे से महंगा फल भी उसे कभी इतना स्वाद लेकर खाते नहीं देखा, और जब स्वाद ही न ले तो संतुष्टि कैसे मिले। और एक यह लड़की है, रूखा सूखा चना चबेना, जो मिले जब मिले जहाँ मिले चलते फिरते खा लेती है और खुश रहती है। बैठकर तसल्ली से खाना खाते तो पिछले 4 दिनों में मैंने कभी इसे देखा ही नहीं था। कभी भाभी ही थाली परोसकर उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बिठाकर खा लेती तो खा लेती, वरना सारा दिन बैल जैसा काम करने के लिए वह मानो हवा का चारा खाकर ही ताकत जुटा लेती। बेर खत्म होने तक उपले सुलग कर धुआं छोड़ने लगे। तभी भैया आ गए। उम्बियाँ, गेहूं की हरी बालियाँ, खाएगी भुनी हुई, बड़ी स्वाद लगती है गरम गरम, भैया मुझसे बोले। और जब तक भैया किसी को उम्बियाँ तोड़ने बोलते तब तक तो निमकी में अभिलाई कहकर यह जा और वह जा, और पल भर में ही बालियाँ तोड़कर कंडों पर रखकर अलट पलट कर सेकने लगी। सेक साक कर ले आई। हम गर्मा गर्म गेहूं के भुने हुए हरे दाने खाने लगे। खेत से ताज़े तोड़े अन्न में भी कितना रस होता है। निमकी भी एक एक दाना उसी तरह रस लेकर तन्मयता से खा रही थी कि अचानक भैया बोले, ए छोरी, कि तेने बुआ सा को गानों सुनावो कि नहीं सुनावो आपनो? चल सुना तो रही एक। और बदले में निमकी ने, धत जागीरदार सा, मन ने कहाँ गीत बितावे, कहकर लात से कपोल लाल कर लिए। नखरे मत कर,
चल सुना जल्दी बुआसा को गीत। भैया पितृवत स्नेहाधिकार से बोले तो झूठ मूठ नखरा दिखाते हुए एक गीत छेड़ दिया उसने। उफ, हरे भरे खेत पर उतरती रात भी उस पल उस मधुर कंठस्वर को सुनकर ठिठक गई। एक मिठास सी घुल गई थी आसपास। सुलगते उपलों की चट चट मानो निमकी के गीत पर वाह वाह कर रही थी या ताल दे रही थी। आम के पेड़ तले बंधे बैल, गाय और जुगाली करती भैंसें भी कान लगाकर सुन रही थीं। ऐसा मीठा स्वर, ऐसा मीठा गला गांव की इस मिट्टी से उपजा और मिट्टी से ही उपजे उसके गीत के बोल मन के द्वार पर दस्तक देकर सीधे आत्मा में उतर जाने वाले। आंख बंद करके मैं तो किसी दूसरे ही लोक में विचरण करने लगी। कितने सुंदर बोल थे, कितने सुंदर भाव। गांव की प्रभात की लाली लेकर हथेली पर खुशी मांडना, हवा और नदी की कलकल के संगीत पर आनंद के गीत गाना, गोधूली की पवित्र बेला में मन आंगन में रे चिर प्रतीक्षित अतिथि तुम जब पांव धरोगे तो इन नयनों से प्रेम के फूल झड़ेंगे। फिर हम प्रेम के ये सारे फूल पूरी दुनिया में बिखरा देंगे तो सारी दुनिया में बस प्रेम ही प्रेम होगा। कितने सुंदर और पवित्र बोल थे उसके गीतों के। जानती हो विभू, यह गीत इसने खुद बनाया है। भाभी ने निमकी का गाना खत्म होने पर बताया तो मैं जैसे गहरी तंद्रा से चौंक उठी। क्या यह गीत भी रच लेती है? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, और इतने सुंदर गीत रचती है कि बस सुनते रह जाओ। शादी ब्याह के मौक़ों पर तो ढोलक की थाप सुनते ही गीत खुद ब खुद इसके गले से फूट पड़ते हैं। भाभी बोली, तब तो तेरे पास ढेर से गीत होंगे, मुझे देना कल पढ़ने को। मैं बोली, हमें कहाँ पढ़ना आता है बुआसा जो हम गीत लिख कर रखें। वो तो मन जब जहाँ रम जाता है तो वहीं पर गीत बन जाता है तो गा देते हैं। निम की पल्लू का छोर दांत में दबाकर शर्मा गई। एक मैं हूँ जो रात में सोते हुए भी कागज़ कलम सिरहाने रखकर सोती हूँ कि कभी कुछ अच्छा सूझ गया तो झट लिख लूँ। कभी कभी कोई एक पंक्ति ही पूरी कहानी बन जाती है और फिर वही कहानी कहीं छप जाती है तो कोई एक पंक्ति भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और एक यह लड़की है जो पूरे पूरे गीत गाँव की मिट्टी, हवा, ढोलक की थाप, सूर्य की रश्मि और चंद्र किरणों से बिनती है और आत्मा को समर्पित कर देती है। न छपास की भूख, न खोने का डर, तभी इसके गीत आनंद सागर में डुबो देते हैं। मन नहीं भर रहा था। बाटियाँ, बैंगन, प्याज जब तक कंडों पर सिक रहे थे तब तक मैं निमकी के गीत एक एक करके सुनती रही। और फिर उसी के हाथ से बने बैंगन के भरते का स्वाद, आह, जैसे सौंदे गीत थे वैसा ही स्वाद था उसके हाथ से बने खाने का। उस रात जब पलंग पर नींद की तंद्रा में थी तो जीभ पर निमकी के बनाए भरते का स्वाद था और कानों में उसके मधुर गीतों के स्वर तैर रहे थे। सुबह चाय का कप हाथ में थामे खिड़की से पीछे वाले आंगन को देख रही थी। हरे भरे पेड़ों से घिरे आंगन के कोने में ही गाय, भैंस, बैलों को बांधने का बाड़ा बना हुआ था। 2 आदमी उसकी देखरेख में लगे रहते और वहीं फुदक रही थी निमकी, चिड़िया जैसी। गाय भैंसों के बीच निरंतर बतियाते हुए हवा के साथ ही उसके वाक्य बीच बीच में उड़कर कानों में टकरा जाते। की हो गयो छोरी, कि तेने रात भर नींद नहीं आवे गए, खाई क्यों नहीं रही? मुझे हंसी आने के साथ ही मन में गहरे कहीं एक टीस सी भी उड़ गई। जहाँ बड़े शहरों में लोगों के बीच आत्मीयता लगातार खत्म होते जा रही है और हमें पड़ोस में रहने वालों से बातें किए हुए भी महीनों बीत जाते हैं, यहाँ तक कि घरों में भी संवादहीनता की स्थिति बढ़ती जा रही है, वहाँ यह पगली गाय ढोरों से भी कितनी आसानी से, कितनी आत्मीयता से बातें किए जा रही है। और गाय ढोर भी जैसे उसकी बातें समझकर अलग अलग शारीरिक भाव भंगिमाओं से समुचित प्रत्युत्तर दे रहे हैं। कौन कहता है संप्रेषण के लिए भाषा ही जरूरी है? मन में भाव हो तो भाषा गौण हो जाती है। तभी निमकी की बातों को ढोरों से भी प्रत्युत्तर मिल जाता है। उसकी माँ शायद ही कभी एक आध बार उस 2 कमरों के मकान की चौखट से बाहर दिखी होगी। पता नहीं रात दिन अपनी उस छोटी सी जगह में क्या कुछ करती रहती है। हाँ, बात बात में निमकी को कोसती उसकी कर्कश आवाज़ गाहे बगाहे खिड़की से अंदर आकर मेरे कानों में घुलती रहती है, कानों में पिघले शीशे से उतरती रहती है। कितनी गुणवंती, मेहनती, सुंदर, हंसमुख लड़की पर
भला कोई माँ कैसे ये सारा समय इतना क्रोध कर सकती है? हृदय है या ज्वालामुखी इस माँ का? पूरे समय जुबान के रास्ते लावा ही उगलती रहती है। आज का लावा लेकिन कुछ ज़्यादा ही उबलता हुआ था, पूरे वेग से बह रहा था। मन कच्चा सा हो आया। अब तक उसका चंद्रमुख हमेशा पूर्णिमा सा दमकता ही देखा है। आज इस तीव्र गति से बहते लावे के ताप से मलिन हुए मुख को देख पाना असह्य होगा। चाय का कप टेबल पर रखकर मैं खिड़की के सामने से हट गई। जाकर रसोई में भाभी का हाथ बटाकर मन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करने लगी। खाने के काम से निवृत्त हुई तो नहाने चली गई। तब तक सुबह की खिन्नता बहुत हद तक मन से दूर हो चुकी थी। बाहर वाले कमरे में आई तो देखा निमकी भाभी के पास जमीन पर बैठी बड़ी तल्लीनता से तकिए के लिहाफ पर फूल काढ़ रही थी। सुबह की घटना की लेश मात्र भी छाया उसके चेहरे पर नहीं थी। उल्टे सुई से रेशम का एक एक धागा खींचकर सृजन के अपूर्व उल्लास से उसका मुख दमक रहा था। कुछ नया कर पाने की खुशी जैसे उसके समूचे व्यक्तित्व से छलक रही थी। क्षण भर को मुझे अपने आसपास की वो तमाम शहरी लड़कियां याद आ गईं जो ऐसी में बैठकर गर्मी को कोसती हैं और महंगे पिज्ज़ा बर्गर खाते हुए उनके स्वाद पर नाक भौं सिकोड़ती, सारा दिन मोबाइल पर बिजी रहकर भी बोर होती रहती हैं। माँ बाप की जरा सी डांट पर अवसाद से घिरकर गले में फंदा डालकर झूल भी जाती हैं। और इसे देखो, रोज़ न जाने कितनी बार लावे की नदी पार करते हुए झुलसती है, लेकिन मजाल है कि कभी उसकी झुलसन की पीड़ा की कोई छाया भी अपने चेहरे पर नजर आने दे। मन के भीतर का लेखक कुलबुलाने लगा। अगर इसी पर कहानी लिखी गई तो कितनी प्रेरणास्पद रहेगी। मैं उसके मन की और भीतरी परतों में झांकने के लिए लालायित हो उठी। शाम को उसे लेकर यूं ही टहलने निकल गई। रास्ते में मिलने वाले लोगों को ही नहीं वरन पशुओं तक से वह बड़े स्नेह से बातें करती जा रही थी। हर एक को राम राम करती, हालचाल पूछती। मेरा अंदर का लेखक अब लेखकीय दृष्टिकोण से उसके व्यक्तित्व का सूक्ष्म अवलोकन कर रहा था। गांव पार करके हम नदी किनारे बने शिव मंदिर में पहुंचे। दर्शन करके पीछे की सीढ़ियों पर पीपल की छांव में बैठ गए। निमकी नदी, पीपल और मंदिर की प्राचीन कहानी सुनाने लगी। तभी मन में बहुत दिनों से कुलबुलाता एक प्रश्न अनायास ही मैं पूछ बैठी। अच्छा ये तो बता, तेरा नाम निमकी किसने रखा? ये नाम तो कभी सुना नहीं। क्या अर्थ होता है इसका? जवाब में निमकी ने पूरी बत्ती सी दिखा दी। अरे बुआ सा, ये कोई नाम थोड़े ही है। माई के पहलौठी की बेटी हुई तो बाबा खुशी से फूले नहीं समाए और नाम रखा गुलाबो। पहली संतान रूप में गुलाब से खुशबू लेकर जो आई थी बड़ी जीजा। मंझली जीजा आई तो नाम रखा चंपा। तीसरी जजगी में माई बेटी देखकर बुक्का फाड़ कर रो दी। उनके मन में तीसरी बेटी ने कड़वाहट भर दी तो उसे नाम मिला करेली। निमकी हो कर हंस दी। और तेरा नाम? मैंने कुछ कौतूहल से पूछा। चौथी में करेला तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। माई के मन की कड़वाहट का तो अंत ही नहीं। लड़के की बड़ी आस थी माई को और हो गई मैं। तो बुआ सा नीम की तरह कड़वी, इसलिए नीम की। फिर माई के बच्चे ही नहीं हुए। मैं विस्मित से उसे देखती रह गई। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर ना कोई क्षोभ था, न पीड़ा, न अपनी माई के प्रति किंचित भी क्रोध था। तुझे दुख नहीं होता? कभी बुरा नहीं लगता माई सारा दिन तुझे? आगे मैं जानबूझकर नहीं बोली। कई बात का दुख होवे बुआ सा। लड़के की आस टूटने से माई खुद ही उम्र भर इतनी दुख में रही और दुखी आदमी की बात का क्या बुरा मानना। वो तो पहले से ही अपने दर्द की आग में जल रही है। निमकी बहुत ही सहज भाव से बोली। दुनिया की जीवन की सारी कड़वाहट पीकर भी निमकी वातावरण को रोग मुक्त करके निबोरी सी झरती हंसी हंसती रहती। सारी कड़वाहट पीकर उसे अंतर में मत कर औषधि में परिवर्तित कर दिया जैसे उसने। इतने सारे अभावों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के महत्व को ठीक ठीक समझ लिया है। माई के मन की भीतरी कड़वाहट के कारणों को समझकर भी वह उस पर क्रोध न करके सहानुभूति रखती है। अपनी स्थिति पर दुखी होकर रोने की बजाय उसने सबको आनंद बांटने का मार्ग चुना, वह भी मात्र 17 वर्ष की छोटी सी आयु में। कहाँ से सीखा उसने जीवन के प्रति इतना गहन दर्शन कि क्रोध पर क्रोध करने से बाहर भीतर
क्लेश ही बढ़ता है, कम नहीं होता। सच है, सुख दुख बस भीतर से उपजे भाव ही है और कुछ नहीं। जिसके अंतर में जो बसा वही जीवन में भी उतरा। निमकी के अंतर में सुख संतोष बसता है तो वही उसके जीवन में भी महसूस होता है और वही सुख वह मुक्त हृदय से सबको बांटती है। रात में बहुत मना करने पर भी वह तिल का तेल लेकर तलवों में मलने बैठ गई। मैंने आंखें बंद कर ली। क्या कहानी लिखूं मैं इस लड़की की? इसके व्यक्तित्व की विराटता क्या कागज़ के थोड़े से पन्नों में समा पाएगी? इसके भीतर आनंद का बहता निर्झर क्या मेरे सारे शब्दों को बहा नहीं ले जाएगा? उसके गीतों की आत्मा को, कढ़ाई के धागों को, उसके हाथ के स्वाद को, उसके मन के सुख संतोष, सेवा भाव को भला क्या शब्दों में बांध पाऊंगी मैं? निमकी का चरित्र कहानी का पात्र बनने जैसा गौण नहीं है। वह तो स्वयं में ढालकर अनुसरण करने योग्य है। जीवन को उन्मुक्त, निश्चल, निर्मल आनंद के साथ जीना हो तो सारी विषमताओं, अभावों, दूसरों के स्वभावजन्य विद्रुपताओं की कड़वाहट को पीकर निमकी हो जाना होता है। कड़वेपन को अंदर घोंटकर दुनिया को मीठी निबोरी बांटनी होगी। धीमे से मैंने पलके जरा सी खोल कर देखा। खिड़की से आती चांदनी में उसका चंपई रंग दमक रहा था और चेहरे पर वही मीठी निबोरी सी हंसी झर रही थी। चुपके से उस हंसी की निबोरियां अपने अंतर में सहज ली मैंने। जीवन का सीधा सा दर्शन समझा दिया था इस लड़की ने मुझे। जीवन वैसा ही होता है जैसा आपका मन हो। मन प्रसन्न तो जीवन तमाम अभावों में भी सुखी हो जाता है। धन्यवाद। आशा है आपको ये भी कहानी अच्छी लगी होगी। राजीव कुमार भृगु जी, सही कहा आपने। हमारे गांव में भी एक पांचवी बेटी का नाम अंतिमा रखा गया था। जी सच में ऐसा होता है कि बेटे की आस में बेटियों के नाम कभी कभी लोग ऐसे ही रखते हैं। धन्यवाद मंजुला जी, धन्यवाद राजीव कुमार भृगु जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शबनम जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों कहानियाँ पढ़ी और तीनों ही कहानियों पर मुझे आपका प्रोत्साहन मिला। उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आज आप सभी ने और मुझे इतने ध्यान से सुना। आप निरंतर शिल्पा जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पथगामिनी पटल का और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत हृदयतल से आभार कि जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपनी कहानियाँ प्रस्तुत करने का आज ये अवसर दिया और मुझे आप सभी के इतने सुंदर सुंदर टिप्पणियों और आपके जो कमेंट्स हैं उन्होंने मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चला है, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।